हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। तो वहाँ पर एक कारण बताया गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसका कारण ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो उस चाल में कितना परिवर्तन आता है यह देखने के लिए एक हमारे पास एक भौतिक राशि बनाई गई है जिसका नाम है अपवर्तनांक, इंग्लिश में जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वह किसी माध्यम का गुण होता है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। हम इस माध्यम में प्रकाश की चाल को इस माध्यम में प्रकाश की चाल को वायु में प्रकाश की चाल के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ पे तुलना करते हैं, दोनों का अनुपात लेते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो हो गया निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब किसी भी माध्यम का अकेले का। तो वो क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल था उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर है। ये आपने याद रखना है। इसको n से निरूपित किया जाता है। ये एक सदिश राशि अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती, दिशा की ज़रूरत नहीं होती। ये एक सिर्फ नंबर है, इसके पास कोई मात्रक भी नहीं है, ये सिर्फ संख्या है। मात्रक क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो एक जैसी भौतिक राशियों का अनुपात है। तो प्रकाश की चाल हमें पता है वो होती है 3 गुणा 10 की शक्ति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर हम बात करें किसी और माध्यम में चाल कैसी होगी, वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये वो चीज़ यहाँ पर निकालता है। तो जैसे अभी हम बात करते हैं कांच, जल और हीरे का अपवर्तनांक 1.5, 1.33 और 2.4। ये किस तरह से है कि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड है। और तो इस तरह से n का जो मान है, जो अपवर्तनांक हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो निर्वात में 3 गुणा 10 की शक्ति 8 को 2 गुणा 10 की शक्ति 8 से भाग दे दिया तो ये 1.5 हो गया। तो देखते हैं जैसे जैसे नीचे वाली जो राशि है वो कम होगी तो n का मान ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो मान है ना, यहाँ पर ऊपर वाला जो मान है ये c/v के बराबर है। ऊपर वाला जो मान है वो तो फिक्स है, लेकिन नीचे वाला जो है ना, अगर जितना कम होगा अपवर्तनांक की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको अपवर्तनांक से हमें पता चलता है कि अपवर्तनांक की वैल्यू जितनी, अपवर्तनांक का मान जितना ज़्यादा माध्यम उतना ही ज़्यादा सघन होगा। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये है पानी के लिए, जल के लिए, और ये है कांच के लिए। तो जो कांच है उसका अपवर्तनांक का मान ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, हम कह सकते हैं जो कांच है वो ज़्यादा सघन होगा। इस तरह से अगर हम हीरे की बात करें, हीरे का अपवर्तनांक दोनों से ज़्यादा है तो ये उनसे भी ज़्यादा सघन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपने करने हैं। ये c/v से n बराबर है c/v के फॉर्मूले से यह निकाला गया है। इसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक किसी एक माध्यम का दूसरे की तुलना में, जैसे कि माध्यम A से माध्यम B की ओर गति करता है। तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को छोड़ दीजिए एक बार कि उन दोनों के माध्यम का NB/NA, दोनों के माध्यम का जो अपवर्तनांक का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इस तरह से तो यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक कहलाता है।
माध्यम ए के अपेक्षा बी का कितना है, माध्यम ए की अपेक्षा बी का कितना है, मतलब दोनों माध्यम, जैसे कि माध्यम एक है एन बी माध्यम है, बी माध्यम का अपवर्तनांक जो है ना, और एक ए माध्यम का अपवर्तनांक है, बी का अपवर्तनांक को ए के अपवर्तनांक से हम भाग देकर अनुपात लेकर हम इसके निकाल सकते हैं। इसकी जो हम सामान्यतः म्यू या फिर एन से इसको निरूपित करते हैं। इसके बाद अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो माध्यम की प्रकृति कैसी है और दूसरा प्रकाश के रंग या तरंग दैर्घ्य कि अलग अलग प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होगा वह अलग अलग होगा। ये दोनों चीज़ें इस पे इन दोनों पे निर्भर करता है। प्रश्न देखिए, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और कांच का इतना है तो पानी के सापेक्ष कांच का, तो सीधी बात यह है कि पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक, तो हम कांच के अपवर्तनांक को किससे भाग दे देंगे, एन जी, जी मतलब ग्लास, कांच, डब्ल्यू वाटर, तो पानी के अपवर्तनांक को हम सीधा ही क्या कर देंगे, पानी के अपवर्तनांक को, सॉरी कांच के अपवर्तनांक को पानी के अपवर्तनांक से भाग दे देंगे, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद कांच की एक प्लेट में हीरा जड़ा है, कांच व हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः इतने और इतने हैं। कांच में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमारे पास उत्तर है C/V, एन जी बराबर C/VG होगा और एन डी डायमंड का C/VD होगा। इन दोनों सूत्रों से हम इनके वेग निकाल लेंगे। अब बात करते हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी दो सतह होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये हो गया, एक दो सतह हो गई, कम से कम सतह वक्रीय, कम से कम एक सतह वक्रीय, वक्रीय मतलब मुड़ी हुई होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक सतह, यहाँ पे दोनों मुड़ी हुई है, ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, या फिर मैं बताऊँ आप लोगों को इस तरह से भी हो सकती है। सॉरी एक दोबारा से बता रहा हूँ, एक तो ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया, इसके अलावा ये भी, इसके अलावा और मतलब ये हो गया ना, इसके अलावा एक हम बना सकते हैं इस तरह से, तो ये हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलियां पृष्ठ होते हैं, दो उत्तल लेंस ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो पृष्ठ हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। यह किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला, बीच में से मोटा और किनारों पे से पतला होता है। इसको अपसरित करता है, यह जो है ना अपसरित करता है। अपसरित मतलब जो प्रकाश की किरणें इस तरह से आती हैं उनको यह इकट्ठा करता है, इस तरह से इकट्ठा करता है। देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, ऐसे रे आई उनको उसने इकट्ठा कर दिया, जैसे कि हमारा अवतल दर्पण कर रहा था। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण हमारा अपसरित दर्पण था, लेकिन उत्तल लेंस हमारा अपसरित लेंस है। अच्छा, इसके इसीलिए हम इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, ध्यान देना आपने, अपसारी लेंस इसको हम बोलते हैं। इस तरह से अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है, यह बीच में से किनारों पे से में से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। इसको अपसरित, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है इस तरह से। अब अपसरित का मतलब फैलाना, तो इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। और यह इस वजह से इसको हम अवसारी लेंस बोलते हैं। और यह वही काम करता है जो उत्तल दर्पण कर रहा है। तो ध्यान देना आप लोगों को, दर्पण तो अपसारी दर्पण था अवतल और अपसारी दर्पण था अवतल, लेकिन लेंस के केस में दोनों उल्टे हो जाएंगे। इसके बाद लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाशिक केंद्र, जो लेंस के बीच के बिंदु को हम प्रकाशिक
केंद्र बोलते हैं। इसकी खास बात ये होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो वो सीधी जाएगी, जैसे यहाँ पर गई वो भी सीधी और यहाँ पर गई वो भी सीधी जाएंगी। इसके बस यही आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। मुख्य फोकस वही हो गया, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय, ये आपने बस समझना है इसको। वैसे मुख्य फोकस होता क्या है कि भी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थिति, अगर मान लीजिए इस लेंस से रेज जा रही हैं तो वो समानांतर हो जाएंगी, और अगर ये लग रहा है कि रेज एक किरणें एक बिंदु पे आके मिलेंगी तो वो समानांतर हो जाएंगी। या फिर द्वितीय, जैसे दर्पण के केस में था, जैसे कि समानांतर किरणें अगर मिल जाती हैं अपवर्तन के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ये ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, याद रखना है। प्रकाश की किरणें जो, सुन लीजिए ध्यान से, प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, उसको हम मुख्य, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको हम मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आप भूल जाइए कि द्वितीय प्रथम मुख्य फोकस, सिर्फ इतना ध्यान रखिए जैसा मैंने बताया है। फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र और लेंस के मुख्य फोकस की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको एफ से निरूपित करते हैं। द्वारक वही होगा, आपको बताइए। लेंस का प्रभावी व्यास उसका द्वारक कहलाता है। वक्रता केंद्र, ये इतना जरूरी है, दो मतलब ये दो सतह होते हैं, दोनों के अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दर्पणे पढ़ने। मुख्य अक्ष वही हो गया, दोनों मतलब जो ये लाइन होगी ना, बीच वाली लाइन, ये मुख्य अक्ष होगी। इस परिभाषा नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपने इनको समझना है। इस लेक्चर में बस इतना ही।